हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे व स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता चल चुका होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कीर्ति पांडे जी को बनाया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष मिल जाने के बाद यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी आदि परीक्षाओं को कराने की तैयारी तेज हो चुकी है। तो आप आगामी शिक्षक भर्ती में डीएलएड 22 बैच भी शामिल हो सकता है। आप अपने सेमेस्टर परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से करते रहें। आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड 22 बैच भी शामिल हो सकता है। काफ़ी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है कि डीएलएड 22 बैच परीक्षा में शामिल नहीं हो सकता है, शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो सकता है, पर हमें पूरी उम्मीद है। आप सभी भी उम्मीद रखिए कि आप सभी डीएलएड 22 बैच के सभी प्रशिक्षु आगामी शिक्षक भर्ती में ज़रूर शामिल होंगे। आप अपने सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहें, साथ में यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट परीक्षा की भी तैयारी अच्छे से करते रहें। सी टेट परीक्षा के फॉर्म जल्द शुरू होने वाले हैं। आप सभी सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से करते रहें। हमारे चैनल पर काफ़ी वीडियोस अपलोड हैं, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। डीएलएड 4th सेमेस्टर के विज्ञान विषय के कुछ महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको समझाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे हमारे चैनल की सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी का नाम लिखिए। यूग्लिना। कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? कोई भी क्वेश्चन आ सकता है दोनों में से। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 9 वर्ग तथा 7 आवर्त होते हैं और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 7 होते हैं और वर्ग 9 होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 7 होते हैं और वर्ग 9 होते हैं। सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? वे जंतु जो पौधों या वनस्पति, सब्जी, फल, अनाज तथा जंतुओं मांस दोनों को भोजन के रूप में सम्मिलित करते हैं, सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। लिथार्ज किसे कहा जाता है? लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहते हैं। यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। पिरामिड किसे कहते हैं? परितंत्र के समस्त जीवों को उनकी संख्या, जीवभार तथा ऊर्जा के आधार पर ग्राफिक प्रदर्शन करना ही पिरामिड है। पारितंत्र के समस्त जीवों को उनकी संख्या, जीवभार तथा ऊर्जा के आधार पर ग्राफिक प्रदर्शन करना ही पिरामिड है। अपघटनकर्ता का उदाहरण बताइए। जीवाणु, कवक आदि। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण बताइए। मेढक। उपभोक्ता किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं, जैसे मेढक, टिड्डा, खरगोश, सर्प आदि। उपभोक्ता को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? नाम बताइए। उपभोक्ता की श्रेणियाँ। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और उच्चतम उपभोक्ता। पर्यावरण से क्या आशय है? पर्यावरण दो शब्द परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। पर्यावरण दो शब्दों परि प्लस आवरण से मिलकर बना है, अर्थात हमारे चारों तरफ का व्याप्त आवरण, हमारे चारों ओर व्याप्त आवरण ही पर्यावरण है। पारितंत्र, पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? A.G. टेंसले ने 1935 में प्रयोग किया था। पारितंत्र के कितने घटक होते हैं? पारितंत्र के 2 घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। पारितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत सजीव चीजें आती हैं जैविक घटक कहलाता है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। अजैविक घटक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। पारितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत निर्जीव आते हैं अजैविक घटक कहलाता है, जैसे ताप, दाब, सूर्य का प्रकाश आदि। पारितंत्र किसे कहते हैं? पारितंत्र को पारिस्थितिकी
भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जैविक एवं अजैविक घटक आते हैं। जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक अथवा आंतरिक संबंधों को पारितंत्र कहते हैं। रुधिर क्या है? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो प्लाज्मा एवं रुधिराणु का बना होता है। प्लाज्मा और रुधिराणु का बना होता है। रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है, अतः यह कहा जाता है कि रुधिर क्षारीय विलयन है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो प्लाज्मा एवं रुधिराणु का बना होता है। रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है, अतः यह कहा जाता है कि रुधिर क्षारीय विलयन है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस किसे कहते हैं? यदि पिता का रक्त RH+ हो तथा माता का रक्त RH- हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था में अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। धातुओं का प्रमुख स्रोत क्या है? धातुओं का प्रमुख स्रोत क्या है? पृथ्वी की भूपर्पटी। खनिज किसे कहा जाता है? खनिज किसे कहा जाता है? भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं वे खनिज कहलाते हैं। श्वेत रुधिराणु WBC के कार्य बताइए। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करना। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से शरीर में कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से रक्त अल्पता रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से रक्त अल्पता रोग हो जाता है। रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य बताइए। रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करता है। एंटीजन तथा एंटीबॉडी में अंतर बताइए। एंटीजन लाल रुधिर कणिका में होता है जबकि एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। रुधिर वर्ग O को सर्वदाता क्यों कहते हैं? रुधिर वर्ग O को सर्वदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि रुधिर वर्ग O में कोई एंटीजन नहीं है तथा यह सभी रुधिर वर्गों को रक्त दे सकता है। रुधिर वर्ग O को सर्वदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि रुधिर वर्ग O में कोई एंटीजन नहीं है तथा यह सभी रुधिर वर्गों को रक्त दे सकता है। रुधिर वर्ग AB को सर्वग्राही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता तथा यह समस्त रुधिर वर्गों से रुधिर ले सकता है। जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है? जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पादक के अंतर्गत समस्त प्रकार के हरे पेड़ पौधे आते हैं। उत्पादक वह होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप भोजन का निर्माण स्वयं करता है, जैसे हरे पेड़ पौधे, नीला हरा शैवाल आदि। द्वितीयक उपभोक्ता से क्या आशय है? द्वितीयक उपभोक्ता वे हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत मांसाहारी जीव आते हैं जैसे भेड़िया, बिल्ली, मेढक आदि। तृतीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। वे उपभोक्ता जो अपना भोजन द्वितीयक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे शेर, सर्प आदि। चलिए आगे देखते हैं। रुधिर स्कंदन में कौन सहायता करता है? रुधिर प्लेटलेट्स। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? कार्य बताइए। हीमोग्लोबिन वह रंजक पदार्थ है जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन लाल रुधिराणुओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रुधिराणुओं में पाया जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का संवहन हीमोग्लोबिन ही करता है। धमनी तथा शिरा में अंतर बताइए। धमनी तथा शिरा में अंतर। धमनी रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है। धमनी रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है जबकि शिरा रक्त को अंगों से हृदय में लाती है। धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है फुफ्फुस धमनी को छोड़कर, जबकि शिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है फुफ्फुस शिरा को छोड़कर। शिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है फुफ्फुस शिरा को छोड़कर। धमनी में रक्त दबाव के साथ बहता है। धमनी में रक्त दबाव के साथ बहता है जबकि शिरा में रक्त धीमी गति से निरंतर बहता है। रुधिर वर्ग के खोजकर्ता कौन है? रुधिर वर्ग के खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर।
कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन क्या है? फाइब्रिनोजन। रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन क्या है? फाइब्रिनोजन। सबसे भारी धातु का नाम बताइए? ओस्मियम, OS। सबसे कठोर धातु का नाम बताइए? प्लेटिनम, PT। सुचालक पदार्थ किसे कहते हैं? जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित होता है उन्हें सुचालक कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। दूसरे स्थान पर तांबा। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। प्राकृतिक चुंबक का रासायनिक रूप से क्या है? प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से क्या है? प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 होता है। इसका कोई आकार नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिए।